गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विशाल सर फिर एक बार आपको अपने ही चैनल डीडी गुरुकुलम में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिए, आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे आगे मूल के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। और आज की क्लास में हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो हम आज फिनिश करेंगे। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देंगे, बहुत बच्चे जो थे उनका ये क्वारीज था कि आप सर चैप्टर को किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो जैसे एनसीईआरटी में हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसको डिस्कस करते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, है ना। देखिए हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना, ऑब्टेन्ड, कह रहा द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be। तो आपको ध्यान दीजिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है मिक्सिंग का हम मोलैरिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन मिक्सर डायरेक्ट हमारा होगा क्या, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, है ना, डिवाइडेड बाई क्या, V1 प्लस V2। यानी अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, है ना, अगर ये सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 दिया गया है, इसको सिंपली हमने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, अगर सॉल्यूशन 1 HCl का है और सॉल्यूशन 2 भी हमारा HCl का है, हम डायरेक्ट सिंपल यूज कर सकते हैं ना उसके लिए, कि हमारा मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। अगर ये सॉल्यूशन कॉमन आयन का नहीं होगा, तो जिस सॉल्यूशन में कोई आयन होगा ही नहीं, तो उस केस में उसका मोलैरिटी कितना होगा, 0। क्योंकि जब अगर मान लीजिए हमें ये पूछा जाता, मान लो यहाँ पे साथ में कोई और भी सॉल्यूशन होता, यहाँ पे NaCl है, तो क्या Na प्लस एक सॉल्यूशन में है दूसरे में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उस सॉल्यूशन में Na प्लस का मोलैरिटी 0 होगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन में हमें Na प्लस है ही नहीं। जब कोई मोल ही नहीं है तो मोलैरिटी भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा मोलैरिटी पूछा जा रहा, पहले सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है, 750 इंटू 0.5 प्लस 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 750, है ना, 750 प्लस 250। इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कितना आएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो ये हमारा कुछ आ रहा 0.875 मोलर, यानी आंसर हमारा डायरेक्ट बी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि हम सॉल्यूशन 1 में अगर आप लंबा सॉल्व करना चाहें तो आप, कई लोग ऐसा सॉल्व करते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करें, हमेशा आपकी टाइमिंग बचेगी। दूसरा मेथड हम ये बताना चाह रहे हैं, आप इस तरह से कर सकते थे, निकाल सकते थे मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1, मिली मोल्स ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 1 क्या होगा, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। फिर हम करते मिली मोल्स ऑफ HCl इन सॉल्यूशन 2, ये कितना हो जाता 250 इंटू 2। जब इस दोनों सॉल्यूशन को हम मिलाएंगे तो क्या हमारा HCl यानी मिली मोल्स ऑफ HCl जो होगा इन मिक्सचर, ये हमारा इक्वल होगा किसके, दोनों के सम के बराबर। यानी दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया है तो दोनों का सम करेंगे तो ये हमारा मिली मोल्स ऑफ HCl निकलेगा इन मिक्सचर, और ये हमारा इक्वल होगा किसके, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 1000 है, तो आप देखेंगे फिर आपका वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये भी सॉल्व करने का तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट टाइम को बचाते हुए हम कम मिनट में ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए,
दिया गया है ए सैंपल ऑफ NaClO3 इज कन्वर्टेड बाय हीट टू NaCl with a loss of 0.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले तो हम रिएक्शन लिख देते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन। NaClO3 है तो ये हमारा डिसोसिएट होगा, तो बनेगा 2NaCl प्लस 3O2। अब यहां देखो ये हमारा रिएक्शन दिया गया है। अब आगे कहा जा रहा द रेसिड्यू इज डिसॉल्व। रेसिड्यू कौन है? ये तो गैस है हमारा, तो रेसिड्यू ये होगा NaCl। रेसिड्यू का मतलब जो हमारा बचा हुआ फॉर्म है, तो गैस हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, NaCl हमारा रेसिड्यू होगा। तो यहां दिया जा रहा कि द रेसिड्यू इज डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रिसिपिटेटेड एज AgCl। यहां पे ध्यान दीजिए AgCl। अब आगे कह रहा द मास ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड विल बी। तो अगला रिएक्शन यहां पे ध्यान दो हमें क्या है, यहां पे NaCl को रिएक्ट कराया गया मान लो Ag प्लस से, तो ये हमारा बन गया AgCl प्लस Na प्लस। तो ये हमारा प्रिसिपिटेट बन गया, यहां पे ध्यान दीजिए ये प्रिसिपिटेट बन गया। तो इसका मास हमसे पूछा जा रहा, तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन का दिया गया है। ऑक्सीजन के इंफॉर्मेशन से हम NaCl का इंफॉर्मेशन निकालेंगे और NaCl के इंफॉर्मेशन से हम AgCl का इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो डायरेक्ट यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसमें ध्यान दीजिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल ऑफ NaCl जो होगा वो हमारा क्या होगा 2/3 इंटू मोल ऑफ O2, और जो NaCl का मोल होगा वही मोल हमारा AgCl का होगा। यानी हमारा डायरेक्ट आ जाएगा मोल ऑफ AgCl जो होगा 2/3 इंटू O2 का मोल। O2 का मोल क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां ध्यान दीजिए मोल ऑफ AgCl जो है वो हमारा कितना आएगा 1/300, है ना। ये हमारा कितना आ जाएगा 1/300। तो हमसे पूछा जा रहा मास ऑफ AgCl, तो मास क्या होता है मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना 143.5 ग्राम। तो यहां से आप देख सकते हो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.478 कुछ इतना आ रहा, यानी हमारा 0.48 ग्राम आ रहा आंसर। यानी कौन सा आंसर होगा सी। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करना चाहें तो आप सिंपल मोल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मान लो इसको हम मान लेते हैं रिएक्शन 1 और ये हो गया हमारा रिएक्शन 2। तो हम यूज क्या करेंगे मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से देख सकते हैं मोल ऑफ NaCl जो होगा वो हमारा 2/3 इंटू मोल ऑफ O2 आएगा। और ये रिलेशन कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहां से आप NaCl का मोल निकाल लेंगे, फिर हम लगाएंगे मोल मेथड इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 से जब मोल मेथड अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ AgCl डिवाइडेड बाई 1। NaCl का मोल यहां से आप निकाल चुके हैं क्योंकि ऑक्सीजन का हमें मास दिया गया है। ऑक्सीजन के मास से ऑक्सीजन का मोल निकलेगा, ऑक्सीजन का मोल यहां पुट करेंगे तो NaCl का मोल आ जाएगा, NaCl का मोल यहां पुट करेंगे तो AgCl का मोल निकल जाएगा, और AgCl का मोल निकल गया तो फिर मास निकाल लेंगे किससे मोल इनटू मोलर मास। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो आप कर वही रहे हैं लेकिन इसी स्टेप को आप 2 बार इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं। उसी चीज को हमने एक बार में डायरेक्ट लगा दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोल मेथड आपको लास्ट क्लास में भी बताया था हमने, जब भी स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन हो तो आप मोल मेथड, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इन सब से सॉल्व कर सकते हैं, POAC मेथड। लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा मेथड यूज करने पे हमारा क्वेश्चन में टाइम आपका सेव हो रहा, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, फॉर पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ N2 गैस इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, क्या रहा, 1 ग्राम रिएक्टेंट से कौन से केस में मैक्सिमम नाइट्रोजन हमारा प्रोड्यूस होगा। तो इसमें ऑप्शन को चेक करना होगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां ध्यान दीजिए, हमें रिएक्शन मान लो दिया गया है, रिएक्शन हमारा दिया गया है 4H2O प्लस O2, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर हम NH4NO3 की बात करें तो इसका 1 मोल का मास कितना होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, 14 प्लस 4 18, नाइट्रोजन का 14, 18 प्लस 14 32, और ये हमारा 48, 32 और 48 कितना होगा 80। 1 मोल का मास 80 ग्राम है, तो 2 मोल का मास कितना होगा 160 ग्राम। तो 160 ग्राम से हम यहाँ देख सकते हैं हमारा कितना 56 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा। तो 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा 56 डिवाइडेड बाई 160 ग्राम नाइट्रोजन। तो यहां आप देख सकते हैं 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 20 ग्राम, यानी हम कह सकते हैं 0.35 ग्राम। ये हमारा क्या है 0.35 ग्राम है, ये हमारा 0.35 ग्राम है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बेरियम नाइट्राइड दिया गया है ना, BaN3 होल ट्वाइस, ये हमारा डिकम्पोज होकर बना रहा बेरियम प्लस 3N2। तो यहां देखिए बेरियम का आपको एटॉमिक मास दिया गया है 137, नाइट्रोजन हमारा देख सकते हैं 6 नाइट्रोजन है, एक का मास 14, तो 6 का कितना 84, 84 और 137 कितना होगा 221। तो यहां आप देख सकते हैं 221 ग्राम से हमारा कितना नाइट्रोजन 84 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा। तो 1 ग्राम से कितना होगा 84 डिवाइडेड बाई 221, इसको अप्रोक्स हम देखें तो ये आएगा 0.3 है ना, कुछ 0.38 के आसपास आ रहा। चलिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। मान लो N2 दिया गया है 4H2O प्लस Cr2O3, तो यहां आप देख सकते हो ये तो बहुत कम देगा यार। यहाँ पे नाइट्रोजन देखो NH4 का 18 ट्वाइस है, तो 18 इंटू 2 36, क्रोमियम 52, तो 2 क्रोमियम का 104, 104 और आपका 36, 104 36 140, और ऑक्सीजन का हमारा होगा 112। तो यहां से देख सकते हैं 140 और 112 कितना हुआ 52 ग्राम, 252 ग्राम से केवल 28 ग्राम नाइट्रोजन बन रहा। तो 1 ग्राम अगर आप देख सकते हैं NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 से कितना बनेगा 28/252, तो ये बहुत कम वैल्यू है, तो सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं, हमें मैक्सिमम बताना है। डी में अगर हम देखते हैं तो 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये अमोनिया हमारा कितना है 34 ग्राम, 34 ग्राम से 28 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना 28/34, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा 0.8 समथिंग आ रहा। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम नाइट्रोजन हमें कहां प्रोड्यूस हो रहा डी ऑप्शन में, यानी यही ये 0.8 के आगे भी कुछ होंगे वैल्यू, तो हमें तो 0.8 से ही पता चल गया सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है डी का, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था आपको ऑप्शन चेक करने थे कि रिएक्टेंट के कितने मास से और नाइट्रोजन का रिएक्टेंट का अगर हर केस में हम रिएक्टेंट का 1 ग्राम लेते हैं तो चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में नाइट्रोजन का मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म होगा, तो वो हमारा आंसर क्या होगा डी। डी के केस में हम देख सकते हैं नाइट्रोजन का मैक्सिमम अमाउंट CO3 हमें दिया गया है, तो 1 ग्राम हमें कार्बोनेट का दिया गया है और कह रहा कि ये जो कार्बोनेट है यहाँ पे ध्यान दीजिए
ये क्या एक्सेस HCl से रिएक्ट कर रहा, तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखते हैं। हमें पता है मेटल कार्बोनेट जब HCl एक्सेस यानी लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन है, ये मेटल कार्बोनेट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि कहा जा रहा कि HCl जो है वो हमारा टोटली क्या कर रहा, वो हमारा HCl जो है वो एक्सेस में है, तो ये एक्सेसिव रिएजेंट है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, है ना। यहां पे देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा 2MCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए हमें क्या दिया गया है, 1 ग्राम जो कार्बोनेट है उससे हमें कितना CO2 मिल रहा, 0.01186 मोल CO2 बन रहा। रिएक्शन बैलेंस करके आप देख सकते हो CO2 और मेटल कार्बोनेट का रेशियो कैसा है, 1:1 का रेशियो है। मेटल कार्बोनेट और CO2 का जो रेशियो है वो हमारा 1:1 है, यानी दोनों का मोल सेम होगा। यानी इस रिएक्शन को लिख करके हम डायरेक्ट कह सकते हैं मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मेटल कार्बोनेट की बात करें तो मेटल कार्बोनेट का मोल क्या होगा, मास बाई मोलर मास, और CO2 का मोल दिया गया है 0.01186। तो यहाँ देख सकते हैं मोलर मास हमारा क्या आएगा, 1/0.01186। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर हमारा कितना आ रहा है यार, इसको अगर सॉल्व करते हो तो देखो कितना आ जाएगा, मान लो 1000/11.86, है ना। तो ये कुछ हमारा 84.3 के अराउंड आ रहा, 84.3 के अराउंड आ रहा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल ये रिएक्शन बस हमें जानना था कि मेटल कार्बोनेट जैसे ये सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, उसी तरह का आपका +1 का कोई मेटल कार्बोनेट है। ये मेटल कार्बोनेट जो है वो हमारा एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता था, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 मोल सोडियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। तो हम सोडियम कार्बोनेट और CO2 का मोल बराबर होगा, CO2 का उसने मोल दे दिया और सोडियम कार्बोनेट का उसने मास दे दिया, तो मास बाई मोलर मास को इसके मोल से इक्वेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, मोलर मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.1, कह रहा द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन जो है वो हमें 0.1 दिया गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, 0.9। अब चलिए मान लेते हैं लेट टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा 1 है। तो आपको पता है अगर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा तो 1 मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल होता है उसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसका मोल फ्रैक्शन 0.1 है और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1 है, यानी मोल्स ऑफ हमारा ग्लूकोज जो होगा वो हो जाएगा 0.1। ये मोल हुआ, तो मास कितना होगा बताओ, मास ऑफ ग्लूकोज जो होगा हमारा हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना है 180, यानी ये हमारा 18 ग्राम आ गया। नेक्स्ट अगर हम मोल ऑफ वाटर की बात करें तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा 0.9, तो मास ऑफ वाटर क्या होगा मोल इनटू मोलर मास, है ना, तो ये हो जाएगा 16.2 ग्राम। अब चलिए हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। इसको सॉल्व कर देंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये कुछ आएगा आपका
है ना, ये कुछ 4-7% के आसपास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर आएगा। आई थिंक इसका अप्रोक्स आंसर 47 के अराउंड आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं था। बाइनरी सॉल्यूशन का ये मतलब हुआ, इसमें दो कंपोनेंट है ना, सोलूट और सॉल्वेंट। सोलूट कौन है? ग्लूकोज। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सोलूट का हमें मोल फ्रैक्शन दिया गया है, तो हमें पता है अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है, इसका सम 1 के बराबर होता है। तो सोलूट का मोल फ्रैक्शन हमारा 0.1 है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.1। और मोल फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है? मोल ऑफ कंपोनेंट, जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो हमने कहा अगर हम मान लेते हैं टोटल मोल 1 है, टोटल मोल 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन ही मोल हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का मोल 0.1 और वाटर का मोल 0.9। अब इसके मोल से आप मास निकाल सकते हो, वाटर के भी मोल से वाटर का मास निकाल सकते हो। जब हमारा दोनों का मास निकल जाएगा तो टोटल मास निकल जाएगा। फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज मास हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है 6.023 इंटू 10⁻22 molecules are present in 10 gram of a substance X। कह रहा दिस molecules are present in 10 gram of a substance X। आगे कह रहा द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X in 2 liter solution is। अब मोलैरिटी हमें बताना है इस सॉल्यूशन का जिसमें 5 ग्राम सब्सटेंस X है 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, दिस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस X, यानी सब्सटेंस X का हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास दिया गया है। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, सॉरी है ना, ये जो है हमारा आप देख सकते हो, ये हमारा 22 है ना। यहां पे ध्यान दीजिए, ये 22 दिया गया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। और मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये भी क्या होगा? मोल। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये भी सब्सटेंस एक्स का इंफॉर्मेशन है और ये भी सब्सटेंस एक्स का इंफॉर्मेशन है। तो यहां से आप देख सकते हैं m का वैल्यू 100 आया, यानी उस सब्सटेंस का मोलर मास 100 ग्राम पर मोल है। सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो कितना है? 100 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालें। तो मोलैरिटी हमें पता है यार क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे देखिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मोल हो गया। मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोलैरिटी जो है वो हमारा कितना आ गया? 1/40 है ना, 1/40 आया। तो आप इसको क्या कर सकते हो बताओ, है ना। इसको अगर हम सिंपल, आपको 10⁻³ के टर्म्स में बताना है, तो आप इसको करो 1000 से मल्टीप्लाई इंटू 10⁻³ कर दो। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका मोलैरिटी आएगा 25 इंटू 10⁻³ यानी जो ब्लैंक स्पेस है उस ब्लैंक स्पेस में वैल्यू क्या होगा? 25। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको चेक कर रहा था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं आते। जैसे कोई सब्सटेंस का मास और नंबर दिया गया है तो हम रिलेट कर सकते हैं यार। ये हम मोल कॉन्सेप्ट में आपको कितनी बार लास्ट क्लास भी हमने बताया था, मास बाय मोलर मास मोल होता है, नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर मोल होता है, गैस दिया गया हो तो वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम मोल्स होता है। तो ये मोल्स के फॉर्मूला है।
तो अब इस क्वेश्चन में मास दिया गया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया था, एवोगैड्रोस नंबर पता है, तो आपका क्या निकल जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा। क्लियर है? और मोलर मास निकल जाएगा तो उससे आप डायरेक्ट आपका मोल निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या था, क्या मोलर मास बिना बनाए भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान दीजिए, 10 ग्राम में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो बताओ 5 ग्राम में कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स इन 5 ग्राम। तो मास हाफ होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएगा, यानी ये लगभग हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 22। तो मोल्स भी निकल जाएगा, मोल्स ऑफ एक्स कितना होगा इन 5 ग्राम, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, अप्रोक्स वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर का यही होगा। तो यहां से आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/20। तो आप देख सकते हैं मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिर देखिए 1/40 m आ गया, यानी आपका आएगा 25 इंटू 10 के पावर -3 मोलर सॉल्यूशन। तो ये हमारा दूसरा तरीका था कि हम क्वेश्चन को बिना मोलर मास निकाले भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्यों मोलर मास निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ध्यान दो 10 ग्राम में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है और 5 ग्राम में मोलैरिटी पूछ रहा। तो हमें 10 ग्राम में जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो हमें 5 ग्राम में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होने का मतलब मोल्स पता है, और मोल्स पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। मोलर मास क्यों हम निकाल रहे थे, मोल्स ही निकालने के लिए, ताकि आप मास से मोल्स निकाल सको, उसके लिए हमें मोलर मास की जरूरत है। तो या तो हम मोलर मास पहले वाले इंफॉर्मेशन से निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है मास बाई मोलर मास नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है। मास दिया गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, एवोगैड्रोस नंबर पता है, तो मोलर मास निकल जाएगा। मोलर मास निकल जाएगा तो जब मोलैरिटी पूछा जा रहा तो मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकल जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है तो हम इजीली मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मोलर मास निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें मास 10 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है तो 5 ग्राम में पता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके। इसमें कहीं भी मोलर मास का जरूरत नहीं पड़ा। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी मेथड हो सकते हैं अगर आप घर पे ट्राई करते हो। मेरा काम है आपको आइडिया देना, आप कैसे सोचोगे, है ना। आपको हम एक साथ 4-5 हर क्वेश्चन के मेथड नहीं बता सकते, उतना टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल रहा, उसके बेसिस पे आप घर पे जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो। और घर पे जो आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में वही रिजल्ट के फॉर्म में आपका सामने आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक्सेस ऑफ NaOH वाज एडेड टू 100 ml ऑफ FeCl3 resulting into 2.14 gram of iron hydroxide. The molarity of FeCl3 पूछ रहा इज कितना होगा। सबसे पहले यहां ध्यान दो, रिएक्शन सबसे पहले हमें लिखना जरूरी है। FeCl3 और NaOH एक्सेस है। NaOH एक्सेस देने का सिंपल मतलब है FeCl3 हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा 3NaCl प्लस FeOH का होल थ्राइस। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमें ये कहा जा रहा कि ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा वो हमारा 2.14 ग्राम बन रहा। तो आपसे कहा जा रहा बताइए FeCl3 का मोलैरिटी कितना होगा। रिएक्शन को आप देखकर समझ सकते हो, एक FeCl3 से एक आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा, यानी FeCl3 का मोल जो होगा वो आयरन हाइड्रोक्साइड के मोल के बराबर होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए FeCl3 का मोल क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ FeCl3 जो हमें निकालना है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया गया है तो उसको चेंज कर लेंगे हम लोग
लीटर में। दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, आयरन हाइड्रोक्साइड का मास दिया गया है और आयरन हाइड्रोक्साइड का मोल कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, आयरन का कितना 56, OH का कितना 17, 17 इंटू 3 51, 51 OH वाले पार्ट का हो गया, 3 OH वाले पार्ट का 51 और इसका 56, यानी कितना 107। क्लियर है। अब चलो यहां पे ध्यान दो, मोलैरिटी ऑफ FeCl3 डिवाइडेड बाई, आप देख सकते हो 10, नीचे 10 आएगा, दैट इज इक्वल टू, यहां पे देख सकते हो अगर हम इसको सॉल्व, इसको डिवाइड करें तो ये हमारा कितना आएगा 0.02 आएगा। तो यहां से आप देख सकते हो मोलैरिटी ऑफ FeCl3 जो होगा वो हमारा 0.2 मोलर आंसर होगा। क्लियर है। ये आपका सबसे इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड है यार, तो इस क्वेश्चन को हम लेंदी मेथड से आपको नहीं बताते, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है कि हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है, मोलैरिटी पूछ रहा, तो वॉल्यूम और इनटू मोलैरिटी क्या होता है मोल, रिएक्शन के अकॉर्डिंग FeCl3 और FeOH होल थ्राइस का मोल बराबर होगा, तो इसके मोल के लिए आपको मास दिया गया है और कंपाउंड का नाम दे दिया, मतलब आपको कंपाउंड का मोलर मास भी पता है, तो इस कंपाउंड का हमें मास भी पता है और मोलर मास भी पता है, मतलब मोल पता है, और FeCl3 का हमें क्या पता है वॉल्यूम, मोलैरिटी एज्यूम कर लेंगे m है, तो यहां से आपका मोलैरिटी डायरेक्ट निकल जाएगा। ये हमारा सबसे इजीएस्ट मेथड होगा और आप देख सकते हैं कैसे आपका एग्जाम में बार बार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मोल की बात करें तो मोल में आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोल कॉन्सेप्ट घुसा देता है, इंपिरिकल फॉर्मूला में घुसा देगा, लेकिन डायरेक्ट मोल निकालने वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत रेयरली आता है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी, इसके लिए एक हमारा इंपॉर्टेंट क्या था रिएक्शन, इस रिएक्शन से हमें ये इक्वेशन निकल गया कि FeCl3 और FeOH होल थ्राइस का मोल इक्वल होगा। FeCl3 का मोल निकालने के लिए वॉल्यूम दिया था, मोलैरिटी हमने एज्यूम कर लिया, FeOH होल थ्राइस के मोल निकालने के लिए मास दिया गया, तो मास को हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, एक अननोन था हमारा मोलैरिटी जो 3 मिलीग्राम ऑफ O2 इज डिसॉल्व इनटू ए लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml। अब यहां ध्यान दो, मास ऑफ वाटर क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ग्राम पर ml में है इसलिए हमने वॉल्यूम को लीटर ml में चेंज कर दिया, ये हो गया 1030 ग्राम। अगर हम मास ऑफ O2 की बात करें तो मास ऑफ O2 10.3 मिलीग्राम है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10.3 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm क्या होगा, तो ppm निकालने का आपको दो मेथड है, यानी एक ही मेथड है, उसको हम अप्रोक्सीमेशन मेथड है, एग्जैक्ट मेथड है। एग्जैक्ट मेथड क्या होता है मास ऑफ O2 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, ये हमारा अप्रोक्स, ये हमारा एग्जैक्ट मेथड है, यानी ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर हम ये ध्यान दें कि अगर O2 का कंसंट्रेशन, O2 का मास है ना सॉल्यूशन के मास के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, यानी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में अगर हमारा सोल्यूट का मास बहुत कम है तो हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं मास ऑफ O2 बाई मास ऑफ वाटर इनटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे सिंपल हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि ध्यान दीजिए इससे आपका कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा। यहां हम देख सकते हैं वाटर के मास के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का मास बहुत कम है, तो वाटर के मास में हम ऑक्सीजन का मास ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन का मास आप निकालोगे कैसे, वाटर के मास में ऐड करोगे ऑक्सीजन के मास को, ऑक्सीजन का मास वाटर के मास के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है, तो ऑक्सीजन का मास हम ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं O2 का मास देखो कितना है 10.3 इंटू 10 के पावर -3, वाटर का मास कितना है 1030 इंटू 10 टू द पावर 6,
तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा, ये 10 ppm आ जाएगा आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ये हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया था। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये लिखना है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना यार, ऑक्सीजन का मास 10.3 इंटू 10⁻³ ग्राम, वाटर का मास आपको पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो 1030 ग्राम आएगा, इंटू 10⁶, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो आपको ऐसे थ्योरी में हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये मान कर पढ़ा रहे हैं यार। ये हमारा क्वेश्चन बैंक डिस्कशन सीरीज जो है वो इसलिए चल रहा कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं और उन्हें लास्ट में थॉरली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और एक शॉर्ट रिवीजन कैसे करना है, उसके लिए हम ये आपका जेई मेन का सीरीज चल रहा। तो पार्ट्स पर मिलियन नाम से ही पता चल रहा, पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन पार्ट अगर हम सॉल्यूशन का लेते हैं, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, तो 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट जो होगा उसी को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी सॉल्यूट का पार्ट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ppm, पार्ट्स पर मिलियन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को यहां पे ध्यान दो। एट 300 Kelvin and 180 m 15 ml of a gaseous hydrocarbon requires this 375 ml of air containing 20% O2 by volume फॉर कंप्लीट कंबसन। तो पहले यहां देखिए दे रहा ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है फॉर कंप्लीट कंबसन, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑक्सीजन का फॉर कंप्लीट कंबसन जो है वो है एयर का 20%। तो एयर का वॉल्यूम है हमारा 375 ml और उसका 20% अगर हम लेते हैं तो ये होगा हमारा 75 ml, यानी 15 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन को कितना ml ऑक्सीजन चाहिए, 75 ml। तो आपको एक जनरल हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला पता है, CXHY प्लस है ना X प्लस है ना Y/4 O2 दैट इज गिव्स क्या XCO2 प्लस Y/2 H2O। तो यहां पे ध्यान दीजिए हमें ये दिया गया है कि 15 ml अगर हमारा गैसियस हाइड्रोकार्बन है उसके लिए 75 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यानी यहां पे देख सकते हो 75 ml यानी 15 ml का ये 75 ml क्या है 5 टाइम्स है, यानी हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 बाई वॉल्यूम ऑफ CXHY क्या होगा। तो O2 का वॉल्यूम अगर X प्लस Y/4 होगा तो CXHY का वॉल्यूम 1 होगा, और एक्चुअल में O2 का कितना वॉल्यूम है 75, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोकार्बन का कितना है 15। तो यहां पे ध्यान दीजिए यानी हमारा आ जाएगा X प्लस Y/4 का वैल्यू 5। क्लियर है। तो x प्लस Y/4 अगर 5 है तो आप यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट में देखो C3H6 है, मतलब X3 और Y6, तो 6/4 अगर हम लेते हैं तो ये आएगा हमारा 4.5। तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं। बी में अगर देखें C3H8 तो X3 है Y8 है, 8/4 ये हमारा 5 आ रहा, ये हो सकता है। सी ऑप्शन देखें C4H8 दिया गया है तो C4H8 का मतलब X4 है और Y8 है, तो 8/4 Y/4 है ना, X प्लस Y/4 ये हमारा 6 आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी की बात करें तो X कितना है 4, Y कितना है 10, 10/4 ये आ गया 6.5। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा और वो होगा हमारा बी, तो बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्यों हमने क्वेश्चन को प्रॉपर टोटली सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन आगे का इंफॉर्मेशन दिया गया है वो हमारा रॉन्ग है। ये यहां देखो आफ्टर कंबसन द गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml assuming that the water is formed in liquid। अब ध्यान दो अगर हमारा 330 ml है
तो ध्यान दो 375 ml में 75 ml ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लेफ्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर जो लेफ्ट होगा वो हमारा कितना होगा 300 ml। और कह रहा कि कंबसन के बाद हमें 330 ml गैस मिल रहा, यानी 300 ml एयर का लेफ्ट वॉल्यूम है। तो बताओ CO2 कितना बनेगा, CO2 बनेगा 30 ml, और ये हमारा 15 ml रिएक्ट कर रहा, तो डबल बन रहा, यानी x का वैल्यू 2 होगा। तो ये ऑप्शन ही कोई मैच नहीं कर रहा। अगर हम अगला इक्वेशन यहां से डेटा को पढ़ें तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर वाला यहां तक डेटा को हम अगर पढ़ते हैं तो एक बी ऑप्शन होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत है। लेकिन अगर हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखकर हमें सॉल्व करना हो तो हम बी कहेंगे। अगर पूरे पार्ट को पढ़ते हैं तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, नहीं x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2 लिखोगे तो y जो है हमारा 12 आ जाएगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, C2H12 ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं होता, यानी ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या एरर है आप वो समझ पाए हो। अगर इसमें से हमें ऑप्शन बोले चेक करने को तो हम इस इक्वेशन के बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाद का जो डेटा है उससे जो हमारा ऑप्शन आ रहा ये ऐसा हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 लीटर ऑफ एन अल्केन रिक्वायर्स, है ना, 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स कंप्लीट कंबसन if all volumes are measured at constant temperature and pressure the alkane is। तो ध्यान दो ये अल्केन का ये कितना है 25 ml हमारा कंप्लीट कंबसन के लिए लग रहा, यानी आप देख सकते हो फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, x प्लस वाई बाई 4 का वैल्यू जो है वो 5 होगा, क्योंकि ध्यान दो हमारा हाइड्रोकार्बन का जनरल इक्वेशन यही है x प्लस वाई बाई 4 O2 x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। तो यहां ध्यान दो अगर हाइड्रोकार्बन 1 मोल रिएक्ट कर रहा तो ऑक्सीजन x प्लस वाई बाई 4 रिएक्ट कर रहा, यहां पे 5 लीटर हमारा हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा तो ऑक्सीजन 25 ml यानी 5 टाइम्स रिएक्ट कर रहा। और आप इस जनरल इक्वेशन से देखते हो कि ऑक्सीजन x प्लस वाई बाई 4 टाइम्स रिएक्ट करता है, यानी दोनों को अगर मर्ज करें तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई बाई 4 का वैल्यू 5 होगा। अब चलो अगर हम ऑप्शन को मैच करें तो आइसोब्यूटेन हो या नॉर्मल ब्यूटेन हो, फॉर्मूला तो हमारा यार होगा C4H10। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 4, y का वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो हमारा कितना आएगा 6.5, यानी ये वैल्यू नहीं होगा। बी को चेक करते हैं इथेन, इथेन कितना C2H6, C2H6 में कार्बन कितना 2, x कितना 2, y कितना 6, तो ये आएगा हमारा 3.5, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन आते हैं आइसोब्यूटेन नहीं होगा तो ब्यूटेन भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आते हैं प्रोपेन, प्रोपेन क्या है C3H8, यहां देखो x कितना 3, y कितना 8, 8/4, तो आप ये देख सकते ये हमारा 5 आ रहा, तो आंसर जो है वो हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा सिर्फ आपका ऑप्शन देखकर डी हो जाएगा, लेकिन ऐसे और भी कंपाउंड प्रोपेन के अलावा और भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 5, तो ऐसे बहुत सारे हमारा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है ना, जिसमें हमारा क्या हो बताओ, जिसमें हमारा क्या होगा, ये आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे अगर हम बात करें C4H4 की, तो C4H4 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो C4H4 भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन देगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो 2 अननोन है,
तो दो अननोन है, तो x और y का ऐसा एक से ज्यादा सेट हमें मिल सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए ऑप्शन में इस तरह का डाटा आपको दिया जाएगा कि चारों ऑप्शन में कोई सिर्फ एक ही जो होगा वो हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। अगर हाइड्रोकार्बन एक रिएक्ट कर रहा तो ऑक्सीजन कितना कर रहा, x+y/4, यानी ऑक्सीजन जो हमारा रिएक्ट कर रहा वो हाइड्रोकार्बन का कितना टाइम्स, x+y/4 टाइम्स कर रहा रिएक्ट किसके, हाइड्रोकार्बन के। कौन, ऑक्सीजन। तो हमने बोला ऑक्सीजन यहां 25 है और हाइड्रोकार्बन हमारा कितना है, 5। तो आप देख सकते हो x+y/4 का वैल्यू 5 आ जाएगा। यहां देखो मोल के रिलेशन को हम वॉल्यूम से रिलेट क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वैल्यू दिया गया है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें पता है क्या, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। यानी जो रेशियो वॉल्यूम में होगा सेम रेशियो हमारा नंबर ऑफ मोल्स में होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड दैट कैन बी, है ना, ऑब्टेन व्हेन the amount of arsenic pentasulfide that can be obtained when 35.5 gram arsenic acid is treated with excess H2S in the presence of concentrated HCl। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, ये आपका इस तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में हम 2-3 बताए हुए हैं। तो यहाँ बस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ रिएक्शन। हम रिएक्शन लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड बन रहा है ना, तो आर्सेनिक एसिड जो है H3ASO4 आर्सेनिक एसिड, ये हमारा रिएक्ट कर रहा किससे, H2S से। और H2S किस में है, एक्सेस में है। तो क्या रहा हमारा, बन क्या रहा, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड यानी AS2S5। अब यहां ध्यान दो, रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या होगा, आपका आएगा H3ASO4, है ना, तो 6 और 16, है ना, तो यहाँ 8H2O हो जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। इसका मास दिया गया है और इसका मास पूछा जा रहा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। हम कह सकते हैं ना, मोल ऑफ H3ASO4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू होगा मोल ऑफ AS2S5 डिवाइडेड बाई 1। क्लियर है? अब देखो आर्सेनिक एसिड का मोल क्या होगा, आर्सेनिक एसिड का मास कितना है, 35.5 ग्राम। मोलर मास की बात करें तो हाइड्रोजन का 3, आर्सेनिक का 75, कितना 78 और 64 142, ये हो गया। अब यहां पे देखो AS2S5 का मोल क्या होगा, तो मास ऑफ AS2S5 यानी आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आर्सेनिक का 75, तो 2 आर्सेनिक का कितना 150, सल्फर का 32, तो 5 सल्फर का कितना होगा 160, 160 और 150 कितना हुआ 310। तो यहां देखो इसको डिवाइड करोगे तो नीचे 4 आएगा, 4 इंटू 2 क्या होगा 8। तो यहां देख सकते हो मास ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड जो होगा वो होगा 310/8। ये हमारा, सॉरी मोल पूछ रहा था ना यार, तो मोल पूछ रहा तो हमें मास निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया कि आपको मोल पूछा जा रहा। अगर हमें आर्सेनिक पेंटासल्फाइड का मोल पूछा जा रहा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड का मोल, मोल ऑफ AS2S5। तो ये आप देख सकते हो मोल ऑफ AS2S5 जो है वो हमारा आ गया 1/8, क्योंकि 35.5 को 144 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया 0.125 मोल। यानी कौन सा आंसर होगा,
डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी नहीं करते यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता तो जान ले आर्सेनिक का मोलर मास जो है वो 75 होता है। तो सिंपल यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि H2S को एक्सेसिव रिएजेंट बना दिया था। मतलब आर्सेनिक एसिड जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता, यानी इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। इसका इंफॉर्मेशन दिया गया था और इसका इंफॉर्मेशन पूछ रहा, डायरेक्ट हम मोल मेथड लगाकर आंसर डायरेक्ट हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। यहां पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल डाइबेसिक एसिड sufficient to neutralize 1 gram of a base that furnishes 0.04 mole of OH minus in aqueous solution। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंपल हमें क्या लेना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाई बेसिक एसिड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो होगा दैट इज इक्वल टू होगा मोल ऑफ OH माइनस, क्योंकि OH माइनस का n फैक्टर 1 होता है, तो इसका मोल ही मिली इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे मिली मोल कह लेते हैं, मिली मोल ऑफ OH माइनस, तो इसका मिली मोल ही इसका मिली इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि n फैक्टर 1 है। और एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट कर रहा तो एसिड और बेस दोनों का मिली इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होगा। तो चलिए डाई बेसिक एसिड का हमें वॉल्यूम नहीं पता, तो हम मान लेते हैं VmL हमारा वॉल्यूम है, नॉर्मेलिटी 0.1, और इसका मोल दिया गया है, तो मोल को मिली मोल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां देखिए वॉल्यूम आ जाएगा हमारा कितना, वॉल्यूम कितना आएगा यार, 4400 ml आ जाएगा, यानी डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया ए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जब भी टाइट्रेशन के क्वेश्चन होते हैं ना यार, ये लंबा दिया जाता है। ये तो अभी आपका क्वेश्चन 2 लाइन का था, लेकिन टाइट्रेशन के क्वेश्चन जनरली बड़े बड़े पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही लगना है। जब भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, अगर एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा तो एसिड का मिली इक्विवेलेंट बेस के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मिली इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो यहां पे हमने, आपको पता है मिली इक्विवेलेंट, हमें पता है ना यार, मिली इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिली मोल इनटू n फैक्टर। मिली इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, साथ में हमें निकाल सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू n फैक्टर। तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया होगा उसके बेसिस पे हम मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो OH माइनस का मोल दिया गया था, मोल से हमने मिली मोल चेंज कर लिया, OH माइनस का n फैक्टर 1 था, तो ये हो गया आपका OH माइनस का मिली इक्विवेलेंट। जो OH माइनस का मिली इक्विवेलेंट होगा वही बेस का मिली इक्विवेलेंट होगा, वही एसिड का मिली इक्विवेलेंट होगा। एसिड का नॉर्मेलिटी दिया गया था, वॉल्यूम पूछ रहा, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यहां से हमारा वॉल्यूम आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ध्यान दे, बहुत यूज आता है यार केमिस्ट्री में, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में बैलेंस करने वाले सिस्टम को ही हटा देता है। सबसे बेस्ट मेथड होता है अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल was added to 50 ml of acid solution 0.06 normal in a flask. After an hour it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042 normal. कह रहा the amount of acetic acid adsorbed पर ग्राम ऑफ चारकोल। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम अगर बात करें तो मिली इक्विवेलेंट हमारा चारकोल का कितना एब्जॉर्ब हो रहा वो हमें देखना होगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ, है ना, एसिटिक एसिड एडजॉर्ब बाय 3 ग्राम ऑफ चारकोल, क्योंकि हमें चारकोल का वैल्यू कितना दिया गया है
3 ग्राम। तो 3 ग्राम में कितना चारकोल हमारा एडजॉर्ब हो रहा वो निकल जाएगा, तो पर ग्राम तो हम निकाल ही लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान दो, चारकोल कितना एडजॉर्ब हुआ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब बाय 3 ग्राम ऑफ चारकोल की बात करें तो पहले हमारा नॉर्मेलिटी कितना था 0.06, पहले हमारा वॉल्यूम कितना था 50, अभी भी वॉल्यूम हमारा 50 है लेकिन नॉर्मेलिटी हमारा चेंज हो गया 0.042। तो जो हमारा स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ वो किसके कारण हुआ, एडजॉर्प्शन के कारण। तो शुरुआत में मिली इक्विवेलेंट ये है और बाद में मिली इक्विवेलेंट ये है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस वो हमारा वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड होगा जो चारकोल में एडजॉर्ब हो गया है। कितने ग्राम चारकोल में, तो 3 ग्राम चारकोल में। तो यहां देखो ये कितना आ रहा, 3 माइनस 2.1 है ना, 3 माइनस 2.1 यानी 0.9 आ गया। अब यहां ध्यान दो, पहले अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड मास पूछा जा रहा, तो मिली इक्विवेलेंट एसिड दिया गया है तो एसिटिक एसिड का मास चेंज करते हैं। अब ध्यान दो, मिली इक्विवेलेंट निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल इंटू एन फैक्टर होता है ना यार। तो मास बाय मोलर मास, मोल, मोल इंटू 1000 मिलीमोल, मिलीमोल इंटू एन फैक्टर, ये मिली इक्विवेलेंट होगा। या मास इन ग्राम जो है, ये मास इन ग्राम है ना, मास इन ग्राम इंटू 1000 को हम डायरेक्ट कह सकते हैं मास इन मिलीग्राम। तो ध्यान दो, मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एडजॉर्ब जो है वो हमारा क्या होगा, हो जाएगा मास इन मिलीग्राम, मास इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। पहले एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 है, मास इन मिलीग्राम बाय मोलर मास मिलीमोल हुआ। एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1 होता है ना, तो यहाँ पे क्योंकि उसका बेसिसिटी 1 होता है तो एन फैक्टर 1 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो एसिटिक एसिड का कितना मिलीग्राम एडजॉर्ब हुआ, 0.9। तो यहाँ पे मास इन मिलीग्राम जो होगा वो आ गया हमारा 54 जो एडजॉर्ब हुआ है। ये कितने ग्राम चारकोल में एडजॉर्ब हुआ है, 3 ग्राम में, ये एडजॉर्ब हुआ है इन 3 ग्राम चारकोल। तो अगर हमसे पूछा जाए मास ऑफ CH3COH एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल, पर ग्राम ऑफ चारकोल, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल 54 को डिवाइड कर देंगे 3 से, यानी 18 मिलीग्राम हमारा आंसर होगा। यानी सी जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो हमने निकाला टोटल कितना मास एसिटिक एसिड का एडजॉर्ब हो रहा, तो 54 मिलीग्राम एडजॉर्ब हो रहा, 54 मिलीग्राम एडजॉर्ब हो रहा है ये 3 ग्राम चारकोल में। लेकिन हमें आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा पर ग्राम ऑफ चारकोल एसिटिक एसिड कितना एडजॉर्ब हो रहा, तो 18 मिलीग्राम एसिटिक एसिड एडजॉर्ब होगा। हमने कैसे ये मास बाय 60 इंटू 1 लिया, तो मास इन मिलीग्राम बाय 60 जो होगा वो मिलीमोल होगा, मिलीमोल इंटू एन फैक्टर मिलीग्राम, और मिलीग्राम कितना एडजॉर्ब हुआ है वो हमें पता है। तो यहां से मास निकल गया जो एडजॉर्ब हुआ है, और ये मास वो मास है जो 3 ग्राम में एडजॉर्ब हुआ है। तो 1 ग्राम में कितना एडजॉर्ब होगा, 3 से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखो, ए सैंपल ऑफ हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड weighing 61 gram was heated until all the water of hydrogen is removed. The dried sample weigh 52 gram. अब ध्यान दो, यानी हमें कह रहा बेरियम क्लोराइड जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में, हमें नहीं पता कितना वाटर है तो हम XH2O मान ले रहे हैं। इसको कह रहा हीट किया जा रहा, और तब तक हीट किया जा रहा जब तक कि पूरा वाटर हमारा रिमूव नहीं हो जाता, यानी ये ड्राइड सैंपल है और ये हमारा
हाइड्रस सैंपल था, इसका मास दिया गया था 61 ग्राम, इसका मास दिया गया है 52 ग्राम। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ वाटर जो होगा वो होगा कितना, 61 माइनस 52, यानी ये हमारा होगा 9 ग्राम। क्लियर है? वाटर का मास कितना, 9 ग्राम। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अब हम ये देख सकते हैं मोल ऑफ वाटर कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल 0.5 मोल। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हमें BaCl2 का मास दिया गया है तो आप क्या निकाल सकते हो, बेरियम क्लोराइड का मोल। मोल ऑफ BaCl2 कितना होगा यार, मास 52 ग्राम है, मोलर मास कितना होगा, तो BaCl2 का 137, दो क्लोरीन का 71, 137 71 कितना 208, यानी ये आ गया 0.25 मोल्स। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन से आप देख सकते हो मोल ऑफ BaCl2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय x, यानी x का वैल्यू जो होगा वो होगा मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ BaCl2। वाटर का मोल कितना 0.5, BaCl2 का मोल कितना 0.25, तो x का वैल्यू 2 आया, यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। x जब 2 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2.2H2O। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। हमें क्या दिया गया था, वाटर का मास इनडायरेक्टली हमें दिया गया था, वाटर के मास से वाटर का मोल निकल जाएगा, वाटर के मोल से हम डायरेक्ट रिलेट करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या था कि आप परसेंटेज से भी क्वेश्चन को बना सकते थे। अगर वाटर का हम परसेंट लें, यहां पे ध्यान दो, अगर दूसरा तरीका क्या था, 9 ग्राम में दिख रहा तो वाटर का परसेंट कितना हुआ 9/61 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल में वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना है x, वाटर का आपका मोलर मास कितना 18 इंटू 100 बाई मोलर मास। तो BaCl2 का मोलर मास जो है 208 है, वाटर का 18 है, तो x वाटर का कितना होगा 18x। एक अननोन एक इक्वेशन, यहां से आप सॉल्व करके भी x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे। ये हमारा मेथड 2 होगा। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को परसेंटेज बाई मास से भी बना सकते थे। हमने एक नॉर्मल बिना परसेंटेज बाई मास यानी कैलकुलेशन जिसमें आसान रहे ऐसा मेथड यूज किया है, क्योंकि मेरा मानना है यार कि क्वेश्चन ऐसा आप मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से गलत नहीं होना चाहिए या टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करेंगे ऐसे बनाएं जिसमें आपका कैलकुलेशन कम से कम हो। क्लियर है? तो इस मेथड को भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहां देखो, ये वाटर का मास है, ये हमारा कंपाउंड का मास है इनटू 100। अब देखो वाटर का नंबर कितना है x, वाटर का मोलर मास 18 इंटू 100 बाई मोलर मास, तो मॉलिक्यूल का मोलर मास 200 प्लस 18x। इस क्वेश्चन में एक ही अननोन है ना, एक अननोन है एक इक्वेशन है, 100 100 आप देख सकते हो कट जाएगा, है ना। तो एक इक्वेशन है एक अननोन है, आप सॉल्व करके यहां से भी निकाल सकते हो। बट ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इससे टिपिकल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां ध्यान दीजिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है A plus 2B plus 3C gives AB2C3। क्या रहा, रिएक्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ A, 6 into 10 के पावर 23 atoms of B and 0.036 mole of C yields 4.8 gram of compound AB2C3। कह रहा if the atomic mass of A and C are 60 and 80 AMU, तो एटॉमिक मास ऑफ B क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट देखना होगा। हमारा रिएक्शन है A plus 2B plus 3C गिव्स क्या AB2C3। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, उसके लिए मोल निकालना होगा। मोल ऑफ A क्या होगा, मास बाई मोलर मास, ये हमारा मोल आ गया 0.1। मोल ऑफ B क्या होगा, तो आपका नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है, नंबर ऑफ एटम्स
डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो आप देख सकते हैं ये 1 मोल होगा। मोल ऑफ सी क्या होगा, तो मोल ऑफ सी हमें डायरेक्ट दिया गया है 0.036। अब आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें रेशियो निकालना होगा, तो आप देख सकते हैं 0.1, अगर हम इसका रेशियो की बात करें तो रेशियो ए का कितना होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ए का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसका रेशियो जो होगा वो 0.1 होगा। अगर हम बी के रेशियो की बात करें तो बी का रेशियो कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। अगर हम सी के रेशियो की बात करें तो ध्यान दो सी का रेशियो कितना होगा 0.036 डिवाइडेड बाई 3, यानी 0.012। तो आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका है सी का, यानी सी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो किसके बेसिस पे, सी के बेसिस पे। तो यहां से आप देख सकते हो मोल ऑफ AB2C3 जो होगा वो 1/3 इंटू मोल ऑफ सी होगा, तो ये हमारा आ गया 0.012 मोल्स। अब ध्यान दो, अब AB2C3 का हमें मास दिया गया है यार, तो आपको पता है मोल जो दिया गया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से मोलर मास हमारा आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 0.012। तो यहां पे देखिए आपका ये आ जाएगा 400। ये मोलर मास जो आया वो किसका आया, मोलर मास हमारा कंपाउंड का आया। तो कंपाउंड का जो मोलर मास 400 है वो इन सभी एटम के एटॉमिक मास के सम के बराबर होगा। ए का एटॉमिक मास 60 है, कितना ए है 1। बी का एटॉमिक मास नहीं पता, जो निकालना है हमें एटॉमिक मास, कितना एटम है 2। सी का एटॉमिक मास आप देख सकते हैं 80 है, कितना एटम है 3। तो यहां देखिए 240 और 60 300, तो 2m का वैल्यू जो है वो 100 है, तो m का वैल्यू कितना होगा 50 AMU। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रेशियो सी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सी लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हमने सी का आपको कंपाउंड का मोल निकाल लिया। कंपाउंड का जब मोल आ गया हमारा तो कंपाउंड का मास भी दिया गया है, तो कंपाउंड के मास और मोल से हमने कंपाउंड का मोलर मास निकाल लिया। अब ये जो कंपाउंड का मोलर मास आया है ये ध्यान देना है, ये ए का मोलर मास 60 है, ए कितना है 1, प्लस बी का मोलर मास हमें निकालना है, बी कितना है 2। सी का मोलर मास 80 है, 3 सी है, तो 80 इंटू 3 240, 60 इंटू 1 60, 240 प्लस 60 300। 300 को 400 से माइनस करेंगे तो 100 आएगा। 2m का वैल्यू 100, तो m का वैल्यू 50, यानी आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट बेसिस पे था, कैसे पता चला, तो रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट यानी ए बी सी तीनों का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो तीनों में कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के बेसिस पे हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मोल निकालकर रेशियो निकालकर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना था। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो उससे हमारा कंपाउंड AB2C3 का मोल निकल गया। कंपाउंड AB2C3 का जो मोल है वो मास बाई मोलर मास होगा, उससे हमें कंपाउंड का मोलर मास निकल गया। कंपाउंड में तीन एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारा तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां देखिए क्या दिया गया है, 25 ml ऑफ दी, है ना, 25 ml ऑफ दी, यहां देख सकते हो HCl गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए HCl सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे केस 1 जो हमें दिया गया है। केस 1 क्या दिया गया है, पहला कंडीशन हमें दिया गया HCl को रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से, तो हम कहेंगे
मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब चलो HCl का ध्यान दें, तो HCl का हमें मोलैरिटी नहीं पता है, तो मोलैरिटी हम m मान ले रहे हैं, वॉल्यूम 25 ml, तो ये मिलीमोल हो गया, मिलीमोल इंटू एन फैक्टर मिली इक्विवेलेंट। सोडियम का मिली इक्विवेलेंट की बात करें तो वॉल्यूम 30 है, मोलैरिटी 0.1 है, और सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर 2 होगा। तो यहां से देखिए मोलैरिटी जो HCl का है, HCl का मोलैरिटी कितना आ रहा, 6 डिवाइडेड बाई 25, ये मोलैरिटी HCl का आया। आगे कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट दिस NaOH सॉल्यूशन। अब यहां ध्यान दो, कंडीशन 2 की बात करते हैं, यानी केस 2 की बात करते हैं, दूसरे में HCl को NaOH से रिएक्ट करा रहे हैं। तो पहले वाले केस में HCl का वॉल्यूम दिया था, मोलैरिटी नहीं दिया था, और तो इससे आपका मोलैरिटी निकल गया। दूसरे केस में मोलैरिटी जब पता था, तो दूसरे केस में आपको वॉल्यूम नहीं देकर वो पूछा जा रहा, तो फिर हमें वही लगाना है, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा, तो फिर से हम लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब यहाँ पे देखिए HCl का मोलैरिटी हमें पता है 6/25, वॉल्यूम नहीं पता, VmL मान लेते हैं, n फैक्टर 1। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 30 ml है, मोलैरिटी 0.2 है, n फैक्टर 1 है। तो यहां आप देख सकते हैं ये फिर से 6 आ गया, यानी V हमारा 25 ml आया, मतलब आंसर जो होगा वो D होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, 2 टाइट्रेशन कराया गया था। टाइट्रेशन 1 अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, ध्यान दो, टाइट्रेशन 1 उसमें HCl और Na2CO3 का रिएक्शन कराया गया था। Na2CO3 हमारा बेस था, HCl हमारा एसिड था। तो इस एसिड और बेस का रिएक्शन कराया गया, तो एसिड और बेस का मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा। दूसरे कंडीशन में टाइट्रेशन 2 जो हम करा रहे हैं, जिसको हम कंडीशन 2 कह रहे हैं, उसमें HCl और NaOH का रिएक्शन कराया जा रहा। फिर से NaOH बेस है, HCl एसिड है। ये दोनों टाइट्रेशन में ध्यान दो, बेस का पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, मतलब बेस का हमें मिली इक्विवेलेंट दिया गया था। एसिड का पहले वाले केस में वॉल्यूम दिया हुआ था, जिससे आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। जब मोलैरिटी यहां पे निकल जाएगा, तो दूसरे कंडीशन में वॉल्यूम नहीं दिया गया था और आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। यानी दोनों ही केस में हमें लगाना तो वही है, एसिड और बेस का मिली इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो हमें पता है कि एसिड और बेस के मिली इक्विवेलेंट इक्वल है। मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बेस का मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, है ना। तो यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वो हम अगला टॉपिक जो एनसीईआरटी में मोल के बाद का टॉपिक है उसको हम देखेंगे। तो जो भी हम जनरली देखेंगे वो एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग देखेंगे। कुछ जगह आपको चेंजेस दिखेंगे, है ना, डेफिनेटली दिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम जो एनसीईआरटी के टॉपिक होंगे, है ना, हम क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे जेईई मेन का, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ जगह आपको स्लाइटली चेंज देखने को मिलेगा। आज का क्लास आशा करता हूं आपने काफी अच्छा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने इस क्लास को काफी एंजॉय किया होगा, है ना। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे को हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।